Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल एंड के अकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री की। और आज जो हमारा चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, और आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमारा पहली क्लास में हो चुका था। ओके, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा यहां पर चैप्टर है, चैप्टर का नेम है हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल। और ये हमारा पार्ट 2 है। ओके, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि मेटल्स क्या हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी और कुछ मेटल्स की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखी थी। ओके, और आज हम जो बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। चलिए, तो यहां पर हम देखते हैं कि मेटल रिएक्ट विद एसिड, यानी कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी। तो यहां पर हम लिखते हैं मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस salt and hydrogen गैस। यानी कि मेटल्स जब किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक तो सोल्ट प्रोड्यूस करेंगे एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे मेटल्स प्लस रिएक्शन करा किसके साथ, एसिड के साथ कराएंगे तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आएगी। चलिए इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम, यहां पर एग्जांपल है, यहां पर हमने क्या लिया, एक मेटल्स ली। मेटल्स क्या है, हमने यहां पर सोडियम ले लिया क्योंकि सोडियम क्या हाई रिएक्टिव मेटल्स है। इसका रिएक्शन कराया हमने HCl के साथ में, ये क्या है, एसिड है। जब मेटल्स का रिएक्शन हमने किससे कराया, सोडियम मेटल्स का रिएक्शन हमने किससे कराया, इससे कराया HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या बना हमारा यहां पर NaCl, एक तो हमें सोल्ट मिल गया प्लस हमारा यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल गई। ओके, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ हमारे एसिड ऐसे हैं जब उनके साथ मेटल्स रिएक्शन करती है तो वाटर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मेटल to produce water and nitric oxide। जब क्या करता है, नाइट्रिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर प्रोड्यूस करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, जो क्या है, नाइट्रिक एसिड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह काम करता है। इसलिए जब ये रिएक्शन करेगा तो
तो वाटर प्रोड्यूस करेगा एंड ये क्या करेगा, ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला जो रिएक्शन है हमारा, अगला रिएक्शन है हमारा मेटल रिएक्ट विद अदर metal react with other solution of metal salt। ओके, तो अगला जो रिएक्शन है हमारा नेक्स्ट वो है हमारा कि मेटल रिएक्ट विद अदर सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। चलिए, तो यहां पर हम क्या दिखते हैं, हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल क्या है हमारा, हमने क्या लिया, एक मेटल्स ले ली। मेटल्स क्या है हमारी, Fe सॉलिड स्टेट में। ओके, आयरन ले लिया और आयरन का रिएक्शन हमने किससे करा दिया, यहां पर हमने करा दिया कॉपर सल्फेट के साथ में। कॉपर सल्फेट क्या है, एक सोल्यूशन है, मेटल सोल्यूशन है। ये क्या है, मेटल्स लिया हमने यहां पर Fe, आयरन ले लिया और इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया, इसका रिएक्शन हमने कराया अदर सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सोल्ट। तो मेटल सोल्ट हमारा क्या हो गया, मेटल सोल्ट का जो हमारा सॉल्यूशन है ये हो गया हमारा यहां पर कॉपर सल्फेट। तो ये रिएक्शन कैसे करेगा, ये रिएक्शन जब करेगा तो ये क्या करेगा, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है वो लो रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी सॉल्यूशन से। ओके, अब देखते हैं यहां पर हमारी ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है और ये जो हमारी मेटल्स हैं ये हमारी हाई रिएक्टिव मेटल्स है और जैसे जैसे नीचे की ओर जा रहा है रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो सबसे रिएक्टिव कौन है, सबसे रिएक्टिव हमारी पोटेशियम हो गई, फिर सोडियम, फिर हमारी कैल्शियम हो गई, फिर हमारी मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक हो गई, फिर आयरन हो गई, फिर हमारी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड हो गए। ओके, तो जो सबसे ऊपर है वो हमारी मोस्ट रिएक्टिव है और जैसे जैसे ये सीरीज नीचे जा रही है रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। चलिए देखते हैं, तो यहां पर हमारी क्या है Fe। अब Fe कहां है, Fe ये रही Fe और यहां पर क्या है हमारा कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ओके, तो कॉपर कहां है, कॉपर आई हमारी यहां पर, यानी कि कॉपर क्या है, नीचे आई और जैसे जैसे नीचे की ओर आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, यानी कि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर हमारा बनेगा FeSO4 का सॉल्यूशन बन जाएगा प्लस Cu अलग निकल जाएगी। यहां पर क्या होगा, Fe यानी कि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से और मोर रिएक्टिव होने के कारण ये क्या कर देगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और अपने आप यहां पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहां पर हमारा बन जाएगा आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा प्लस कॉपर अलग निकल जाएगी। ओके, ये हुआ। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम देखते हैं यहां पर हम देखेंगे when in the metal react with metal react with solution of other metal salt, it displays
displace less reactive metal from most reactive metal। यानी कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ने क्या कर दिया, लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो हमने यहां पर क्या देखा, हमने देखा है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल displace less reactive metal from metal salt solution। यानी कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ने क्या कर दिया था, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो थी उसने जो लेस रिएक्टिव मेटल्स थी, कम रिएक्टिव मेटल्स थी, उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया। चलिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहां पर कि हमने क्या कराया, जिंक का रिएक्शन कराया। जिंक कैसा है, सॉलिड फॉर्म में। रिएक्शन हमने कराया इसका कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। कॉपर सल्फेट क्या है हमारा, CuSO4, और ये कैसा है, सॉल्यूशन है, लिक्विड फॉर्म में। ओके, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखो यहां पर जिंक क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स क्या कर देगी, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स को, यानी कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। तो यहां पर हमारा बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu अलग निकल जाएगा। ओके, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कि इसने क्या किया, मेटल्स ने किसके साथ रिएक्शन किया, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन। ओके, अब इसको लर्न कैसे करेंगे, इस सीरीज को, इसको हम करेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कुछ अजवाइन इलायची और होती। ओके, कुछ अजवाइन इलायची और होती। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ अजवाइन इलायची और होती। इसको हम ऐसे लर्न करेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगला जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं। चलिए सबसे पहले हम यहां पर कुछ एग्जांपल लेते हैं मेटल्स के। तो मेटल्स क्या है हमारी, मेटल्स हमारी यहां पर सोडियम हो गई, ओके, पोटेशियम हो गई, 2 मेटल्स ले लिए हमने, और ले लेते हैं कॉपर ले लिया हमने, या 2 के एग्जांपल लेते हैं। और यहां पर हम नॉन मेटल्स ले लेंगे। नॉन मेटल्स हमारी क्या हो गई, क्लोरीन हो गई नॉन मेटल्स हमारी, और क्या हो गई हमारी यहां पर, ऑक्सीजन हो गई नॉन मेटल्स। ये हमारी क्या है दोनों, ये हमारी नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल। ओके, और ये क्या है हमारी दोनों मेटल्स है। चलिए
तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले किसी भी एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या में होंगे, सेल के अंदर होंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोडियम को देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11। ओके। और ऐसे ही हम देखते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका है 17। यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये किस सेल में आएंगे। अब सेल क्या है हमारे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या क्या होते हैं, सेल में होते हैं। इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, एटॉमिक सेल के अंदर। किसके अंदर होते हैं, एटॉमिक सेल के अंदर। सेल, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक सेल। एटॉमिक सेल के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल क्या होगा हमारा, के, फिर होगा एल, फिर होगा हमारा एम और एन, के एल एम एन। तो हमारा जो के है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। एल के अंदर कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एम के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन और एन के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। पहले उसमें हमारे कितने पाए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इन सब के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ओके, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया आपने। चलिए अब यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन पाए जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन एंड इक्वल क्या होगा, एटॉमिक नंबर। यानी कि सोडियम के अंदर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी 11 होंगे एंड एटॉमिक नंबर भी 11 है। ऐसे ही क्लोरीन के बारे में होगा। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं। अब ये कितने हैं, 11 है। तो यहां पर सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2 के सेल में। फिर एल में कितने होंगे, 11 में 8। ओके। और एम में कितने आएंगे, एम में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहां पर के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एम में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा था कि एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना था, 11 है और इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर 11 है और प्रोटॉन भी 11 है। तो चलिए यहां सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। एल में कितने आएंगे, यहां पर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और एम में कितने आएंगे, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। यहां पर के, ये हमारा के सेल है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हमारा एल सेल आया, एल में हमने कितने रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हमने क्या बनाया, एम। ये तो हमारा क्या हुआ, एल हुआ। अब यहां पर हम बनाएंगे एम। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 1 इलेक्ट्रॉन। 8
और 2 10 और 1 11। ओके, ये हमने सोडियम के लिए बनाया। ऐसे ही हमने क्लोरीन के लिए बनाया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 17 एटॉमिक नंबर। ओके, 17 है। तो यहां पर कितना आएगा? सबसे पहले आएगा के, फिर एल, एम और एन। के में कितने आएंगे? 2, एल में आएंगे 8 और यहां पर आएगा हमारा कि कितना आएगा? देखो 8, 2 और 8 10 और 7, यहां पे 7 आएगा। इसका भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर ये हमारा है के सेल। ओके, फिर यहां पर बनाएंगे हम के बाद एल। एल में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा है एल। फिर हम यहां पर बनाएंगे एम। तो यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये हमारा एम सेल हुआ। तो यहां पर क्या होगा, इसको सोडियम को अपना ऑक्ट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ओके, और क्लोरीन को अपना ऑक्ट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। यानी कि सोडियम अगर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे अपना ऑक्ट पूरा करने के लिए। और अपना ऑक्ट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ओके, और इतनी एनर्जी ये नहीं ले पाएगा। इसी तरह से यदि क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ओके, और इसके पास भी इतनी एनर्जी नहीं है। ओके ओके, चलिए अब हम यहां पर देखते हैं। तो ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। कैसा चार्ज बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये कैटायन। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? कैटायन। इसी तरह से ये जो क्लोरीन है अपना ऑक्ट पूरा करने के लिए ये क्या करेगी? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो ये क्या बन जाएगी? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बन जाएगी। ओके, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? एनायन। ये एनायन बन जाएगी। ओके, तो ये क्या बन गया? सोडियम। ये हमारा कैटायन और ये एनायन। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और बन जाएगा NaCl। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसीलिए क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। ओके, क्योंकि इसके पास क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में इसके पास जो प्रोटॉन थे वो तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास में? इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। और प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास प्रोटॉन कितने थे? प्रोटॉन तो 17 थे। और जब इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इसलिए ये सब हुआ। और यहां पर हमारा बना, क्या बना? ये बना सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक आयन है। और ये जो सॉलिड बना इसको क्या बोलेंगे? आयनिक सॉलिड। क्या बोलेंगे इसको? आयनिक सॉलिड बोलेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम यहां पर क्या देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। यहां पर हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड।
आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारा इसका NaCl। ओके, ये ले लेंगे हम, या फिर हम क्या ले लेंगे, KCl, कुछ भी हम ले लेंगे। ओके, या हम ले लेंगे NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड। चलिए यहां पर हम क्या देखते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो हम देखेंगे नंबर फर्स्ट, आयनिक सॉलिड आर स्ट्रॉन्ग because आयनिक सॉलिड क्या है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग सॉलिड बिकॉज बिटवीन टू आयन cation and anion are strong force। इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होगा इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। यहां पर हम बोलेंगे कि आयनिक सॉलिड आर स्ट्रॉन्ग सॉलिड बिकॉज बिटवीन टू आयन कैटायन एंड एनायन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ओके, सेकंड नंबर पर क्या होगा, आयनिक सॉलिड आर हाई मेल्टिंग and boiling point because present strong electrostatic force want to high energy for break a bond। यानी कि जो आयनिक सॉलिड है उनका क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये कैसा फोर्स है, हाई फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इस फोर्स को बॉन्ड करने के लिए ब्रेक करने के लिए बॉन्ड को क्या होगा, हाई एनर्जी की जरूरत होगी। यानी कि जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इन दोनों के बीच में लगेगा, बॉन्ड जो बनेगा, उसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत होगी। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि आयनिक सॉलिड आर soluble in
वाटर एंड नॉट soluble in organic compound यानी कि जो आयनिक सॉलिड है हमारा, जैसे ये NaCl एग्जांपल ले लें हम, ये वाटर में तो सोल्यूबल हो जाएगा, वाटर में तो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें ये नहीं घुलेगा। जैसे पेट्रोल हो गया है, ओके, यह हमारा अल्कोहल हो गया है, अल्कोहल, इन दोनों में ये नहीं घुलेगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं आयनिक solid are not conductor of electricity in solid form and conductor in compound। यानी कि कोई भी आयनिक सॉलिड होगा, जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लेकिन जब उसका सॉल्यूशन बना दिया जाएगा, यानी कि वाटर में डिजोल्व कर दिया जाएगा, वाटर में क्या कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे, तो वो क्या होगा, उसके आयन अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि NaCl को हम क्या करते हैं, वाटर में डाल देंगे, तो जब हम वाटर में डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, और Na और Cl दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कैटायन और एनायन अलग अलग हो जाएंगे। और जब कैटायन और एनायन अलग अलग हो जाएंगे तो ये क्या होंगे, आयन, इन आयनों से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी। लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे दोनों, जब ये दोनों सॉलिड फॉर्म में होंगे तो इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। इसीलिए कहा गया कि आयनिक सॉलिड आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म एंड कंडक्टर इन कंपाउंड, यानी कि जो इनका कंपाउंड होगा वो क्या, कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और जो सॉलिड फॉर्म में होगा वो नहीं होगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आज की जो क्लास थी वो हमारी यहीं तक थी। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं और क्या आपके डाउट्स हैं। जो आपके डाउट्स हैं उनको भी कमेंट कीजिए, और अगली वीडियो किस टॉपिक्स पर बना रही है। थैंक यू वेरी मच।